Hello, hi everybody. Welcome to our channel Expert Smart Class and this is your CDP educator Kajol Sinha here. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब और वैकेंसीज जो भी चल रही है अभी करंटली, आई होप आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमने CDP की सीरीज बेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स और 2 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। तो जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियोस में जाके दोनों चैप्टर्स को देख सकते हैं। प्लस हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए हैं, वो भी आप अटेम्प्ट करके अपनी ग्रोथ को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं चैप्टर 3 की ओर, यानी कि आज का चैप्टर है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यानी कि हमारा जो विकास होता है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड में पढ़ा, उस विकास पर हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है, वही चीज को हम पूरे चैप्टर में समझने वाले हैं। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बच्चे ना कुछ प्रिंसिपल्स हम इसमें करेंगे, जैसे कि क्रोमोसोम्स से रिलेटेड बहुत स्टूडेंट जो है वो क्रोमोसोम्स में कंफ्यूज होते हैं, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं और बने रहिएगा पूरे वीडियो में। बहुत अच्छे से हम सारे प्रिंसिपल्स को, सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेरिडिटी, यानी आनुवांशिकता क्या है। आपने बिल्कुल पहले चैप्टर में आपने एक चीज पढ़ी थी, जब मैंने आपको क्या बताया था कि विकास यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो किसका गुणनफल है। ये कई बार आता है एमसीक्यू में कि विकास जो है वो किन 2 बातों का या किन 2 कारकों का गुणनफल है। तो पहला क्या होता है, हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता, और दूसरा क्या है, एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण। ठीक है, दोनों का गुणनफल है, प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है अपनी ओर से, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोडक्ट है यानी गुणनफल है। तो उसी में आज हम पहला मतलब इस हमारे विकास के गुणनफल का जो हम पहला कारक है वही पढ़ेंगे, हेरिडिटी, आनुवांशिकता। देखो सुनने में लग रहा होगा बहुत छोटा सा वर्ड, लेकिन इसमें ना इतनी सारी चीजें है ना, जब हम डीप में इसको पढ़ते हैं तो इतनी सारी चीजें, स्पेशली डीएसएसबी और केवी बहुत लैंग्वेज को ना घुमाकर क्वेश्चंस पूछता है। तो आज जो आप वीडियो में पढ़ेंगे उसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब जो है थ्योरी की कहीं कमी नहीं है, थ्योरी हम अच्छे से लगा के प्रैक्टिस क्वेश्चन डील कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए, तो हेरिडिटी क्या है, ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी कि एक बच्चे को अपने माता पिता से विरासत में जितनी भी गुण मिलते हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण, जो भी चीजें अपने माता पिता से उसको क्या मिलती है विरासत में, वो सब किसके अंदर आते हैं, अनुवांशिकता। यानी क्या प्रोसेस होता है वो, अनुवांशिकता, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। आई बात समझ में। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि बायोलॉजिकल समझते हैं आप, यानी जैविक चीजें जितनी भी हमें मिलती है, जैसे गुण हो सकते हैं हमारे कोई भी, मान लीजिए किसी खानदान में किसी फैमिली में कोई बहुत अच्छा पेंटर रहा होगा, ठीक है, या अच्छा डॉक्टर, तो उसके कुछ ना कुछ गुण जो है वो आगे पीढ़ी में चले आते हैं। ठीक है, किसी को कोई बीमारी होती है ना, मान लीजिए किसी के फैमिली में कैंसर का या डायबिटीज इश्यू चल रहा होता है, तो वो भी जीन्स में आगे ट्रांसफर हो जाता है और अगली पीढ़ी को वो प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता। आई होप आपको समझ आएगा। ये बिल्कुल मतलब अभी तो हमने शुरुआत की है, एक इंट्रोडक्शन है, अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि अनुवांशिकता से संबंधित हम आगे और क्या क्या थ्योरी पढ़ने वाले हैं। चलिए, हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। हेरिडिटी इज व्हाट अ पर्सन इज बोर्न विद। यानी कि अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास का आदान प्रदान करती है। यानी एक इंसान कैसी पर्सनालिटी उसकी बड़े होकर होगी, यानी कि जब वो जन्म लेगा और जब वो एक व्यक्ति पूरा बन जाएगा तब उसकी पर्सनालिटी में क्या निखार आएगा, ये कहां से आता है। देखो वैसे तो ना पर्सनालिटी पर 2 चीजों का प्रभाव पड़ता है, कौन सा, एक तो हो गया एनवायरमेंट और एक क्या हो गया, हेरिडिटी। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। देखो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व किसी का निखरता रहता है वक्त के अकॉर्डिंग, समय लगता है, एनवायरमेंट, माहौल अच्छा चाहिए। लेकिन अगर मैं फिलहाल कहूं कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है अनुवांशिकता की, तो कोई भी पर्सन उसकी अपनी व्यक्तित्व में निखार कैसे आएगी, कुछ उसके खानदानी गुण होंगे, कुछ उसके ट्रेट्स होंगे उसके फैमिली के, जो किसमें ट्रांसफर हुए होंगे उस पर्टिकुलर व्यक्ति में। तो इससे क्या समझ में आता है कि अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी से जो जीन्स आते हैं ट्रांसफर होके, उसके साथ हमें क्या मिलती है, एक बेहतर
बेहतर कह लो या जैसी भी पर्सनैलिटी मिलेगी वो जीन्स के अकॉर्डिंग होगी, जैसे पुरानी जो हमारी फैमिली है, मतलब पुरानी पीढ़ी, उनके जीन्स रहे होंगे। आई बात समझ में? अच्छा, एक चीज इसमें से ना एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। देखो, वॉटसन का नाम ना आपने बीएड, बीटीसी, व्हाटएवर यू हैव डन, जो भी आपने किया हो, डीएलएड, तो उसमें आपने क्या पढ़ा होगा, एक ना जेबी वॉटसन थे, ठीक है, मतलब बहुत ही जाने माने मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट थे। तो वॉटसन ने ना एक बात कही थी, इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया ये जो अनुवांशिकता की थ्योरी है ना, हेरेडिटी की, ये मैं नहीं मानता हूं कि ये पूरी तरीके से इफेक्ट डालती है। हेरेडिटी की थ्योरी मैं नहीं मानता कि ये पूरी तरह से किस पर इफेक्ट डालती है, पर्सनैलिटी पर। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था, वॉटसन ने कहा था कि मुझे ना आप कोई भी एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी दे दो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूं, कोई छोटा सा बच्चा दे दो, न्यूबॉर्न बेबी, जो बिल्कुल अभी मतलब अभी अभी न्यूबॉर्न है, तो उसको आप मुझे दे दो, वो किस भी फैमिली से हो, वो अगर किसी डकैत या किसी चोर या किसी भी फैमिली से हो, ये डजंट मैटर, वो बच्चा आप मुझे दे दीजिए, मैं क्या करूंगा, उसको अपने माहौल के अकॉर्डिंग बड़ा करूंगा। मैं चाहूंगा उसे डॉक्टर बनाऊंगा, मैं चाहूंगा उसे इंजीनियर बनाऊंगा। तो ये बात किसने कही थी? जेबी वॉटसन ने। पूरा नाम इनका क्या है? जेबी वॉटसन। तो ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि माहौल का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इन्वायरमेंट का, वातावरण का, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने पढ़ी तो थी, अनुवांशिकता पूछ रहे हैं, एनवायरमेंट। तो ध्यान रखना, ये अपोजिशन वाले इंसान है, मतलब क्या करते हैं, जो विरोध करते हैं। देखो, विरोधी तो हर, अब साइंस ले लो आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर चीज में विरोधी मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, एक अपोजिशन में रहता है और एक क्या रहता है, उसके फेवर में। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से डील करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। अब देखिए, एट द टाइम क्या होता है, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स causes fertilization of the ovum, the fertilized egg is known as zygote। देखो, ये क्वेश्चन है, ये अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। ये जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जो बड़े एग्जाम्स है, डीएसएसबी, केवी, इनमें ज्यादा पूछा जाता है। कैसे आप इसको, मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझा देती हूँ। देखिए, पहली बात, मान लीजिए ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल है, तो ना हमारे अंदर कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, सबके अंदर, मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है। क्रोमोसोम्स के ना हमारी बॉडी में कुछ पेयर्स होते हैं, मतलब कि क्रोमोसोम्स के पेयर कितने होते हैं, अगर आपसे पेयर पूछा जाए एग्जाम में, जोड़े पूछे जाए, तो आपको क्या लगाना है, 23। ध्यान से सुनना, अगर आपसे पेयर पूछा जाए तो 23, और अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर इन टोटल नंबर, मतलब गुण सूत्र जो है वो नंबर्स में कितने हैं, तो आप क्या लगाएंगे, 46। भाई इसका डबल करोगे तो 46 ही आएगा, है ना। तो 46 टोटल क्रोमोसोम्स किसी भी बॉडी के अंदर, मेल या फीमेल की बॉडी के अंदर होते हैं। चलिए, क्रोमोसोम्स से कैसे आगे जेंडर डिसाइड होता है वो आप समझ लो। देखिए, फीमेल और मेल, ये चार्ट में बना रही हूं, चलिए मैं एक स्लाइड में आपको बता रही हूँ। चलिए, ये फीमेल, मेल, ठीक है। फीमेल में कौन से क्रोमोसोम्स होंगे, XX, और मेल में कौन से होंगे, XY, ठीक है। तो जेंडर कैसे आगे पीढ़ी में जेंडर कैसे डिसाइड होगा वो आप देख लो। फीमेल के क्रोमोसोम्स जाएंगे, मेल के क्रोमोसोम्स। तो ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कि डिसाइड करना है मेल होगा या फीमेल होगी, तो उसके लिए क्या होगा, अगर इसमें से X और X जो है कंबाइंड होता है, डबल X, तो डबल X का मतलब क्या हुआ, फीमेल होगी। मैं दोबारा से कह रही हूं, ध्यान से सुनना, अगर क्रोमोसोम्स फीमेल में, देखो फीमेल में तो डबल X ही होता है, लेकिन M में अगर X और Y जो दोनों है, इनमें से अगर X कंबाइंड हो जाता है तो क्या बनेगा, मतलब फीमेल, यानी फीमेल जन्म लेगी, ठीक है। अगर सपोज फीमेल का X और मेल का Y, यानी X और Y क्रोमोसोम्स ऐड होंगे, तब क्या बनेगा, तब बेबी जो है वो बेबी बॉय होगा, ठीक है, बेबी बॉय यानी कि मेल चाइल्ड। आई बात समझ में? ये वैसे तो देखिए 10th 9th में सब होता है, ठीक है, साइंस में बच्चे पढ़ते ही है, ऑल्दो उस टाइम बच्चे मजाक में ले लेते हैं इस चीज को, लेकिन ये चीज सारी पूछी जाती है। तो फीमेल और मेल कैसे होगा, फीमेल में डबल X होगा और मेल में कौन से क्रोमोसोम्स होंगे, X और Y। ये कई बार ऐसे पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी फीमेल को मतलब डिटरमाइन फीमेल जेंडर होगा,
ये डिटरमाइन, ये निश्चित करने के लिए कौन से क्रोमोसोम्स मिलते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे XX होगा तो फीमेल और XY होगा तो मेल। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पूछा क्या था कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स कॉजेस फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, यानी कि बर्थ से पहले समय उस टाइम पे नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल जो है, जब क्या होता है, फीमेल और मेल सेल्स जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का। तो उसमें क्या पूछा है इन्होंने, द फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जायगोट। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा कंसेप्ट आपको दिया है, ठीक है। एक साइड ये हो गया, दोनों साइड से हो गया, तो ये बन जाएगा जायगोट, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, जायगोट। और जायगोट से ही आगे जो है फिर क्रोमोसोम्स बनेंगे और जो भी जेंडर मतलब फिक्स होगा मेल या फीमेल का, वो जायगोट से, क्रोमोसोम से होगा। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक चीज, जायगोट हैज 46 क्रोमोसोम्स, ये मैंने आपको बता दिया, ये जायगोट है, ठीक है। इसमें टोटल कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि 46 गुणसूत्र। और अगर पूछा जाए पेयर कितने होंगे, जोड़े कितने होंगे, तो जोड़े आपको लगाने हैं 23। अच्छा, ये तो आपको समझ आया कि मेल और फीमेल कैसे होंगे, उनका जेंडर कैसे डिसाइड होगा। अब इसको हमने क्या बोला था, जायगोट, ठीक है, जायगोट, युग्मनज हिंदी में इसको बोलते हैं। तो जायगोट डिसाइड करेगा कि मेल फैक्टर या फीमेल फैक्टर, ठीक है। इसमें भी ना दो टाइप के, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो जायगोट ही क्या लेके जाता है, मतलब क्रोमोसोम्स के जरिए ना किसी के जीन्स ट्रांसफर होते हैं। मान लीजिए किसी के दादाजी में कोई डिजीज चल रही है, वो पेरेंट्स में आ गई, मतलब फादर में आ गई, फिर वो उसके फादर के बच्चे में आ गई। तो ये ना कैसे, ये जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं क्रोमोसोम्स से होते हैं, यानी कि गुणसूत्रों से। गुणसूत्रों के लिए जायगोट जो है वो मेन रोल प्ले करता है। इज दैट क्लियर? तो अब जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं ना, वो भी दो टाइप के जीन्स ट्रांसफर होते हैं। एक तो जीन्स ऐसे होते हैं जो ऑब्जर्वेबल ही नहीं है, मतलब जिनको आप फिजिकली नहीं देख सकते हो, वो सिर्फ आपको किसी के ना गुणों में दिख जाएंगे। मान लीजिए कोई पेंटर है, बहुत अच्छा पेंटर है, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम उसे ऐसे पहचानेंगे कि उसके सींग है नए, उसके 4 हाथ है, 4 पैर है, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। फिजिकली मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकली उसमें कुछ बहुत अच्छा, कुछ खास होगा या कुछ अलग होगा। उसमें क्या होगा, उसके गुणों को, उसकी आर्ट्स, उसके हम कलाकारी को देख के पता लगा सकते हैं कि क्या है, ये जीन्स उसका किस टाइप का है। तो यानी कि जिस चीज को हम फिजिकली नहीं देख सकते, जिस जीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, हम उसे क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, इसको लिख लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, जिससे आपकी जो समझ है, आपका जो कंसेप्ट है, वो बहुत अच्छा हो जाए। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू डील एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो जीनोटाइप क्या हो गया, जीनोटाइप बच्चा वो होता है या जिसके जीन्स में क्या है, गुणों का ट्रांसफर हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि वजन या लंबाई का, उसमें क्या दिखेंगे आपको, गुण। दूसरा होता है फिनोटाइप। देखो फिनोटाइप का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने जैसे देखा है ना, कुछ लोग बोल देते हैं कि यार तुम्हारी फैमिली में सारे लंबे हैं, है ना, या फिर तुम्हारी फैमिली में सबकी हाइट छोटी है तो तुम्हारी भी हाइट छोटी है। जनरली ऐसा हो जाता है, ठीक है। फैमिली का जो ये फिजिकल अपीयरेंस का होता है, ये बच्चों पर इफेक्ट डालता है। आइए, तो आप मानते हो और देखते भी हो। तो जिस चीज को हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं क्या कह रही हूं, आप ध्यान से सुनिए, जो ऑब्जर्वेबल है, जिसको मापा जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, उस टाइप के जीन्स को हम क्या बोलते हैं, फेनोटाइप जीन्स। और उस आदमी के अंदर कैसे जीन्स होंगे, उस व्यक्ति के अंदर होंगे फिनोटाइप के जीन्स, जो हमारे फिजिकल यानी कि शारीरिक गतिविधियों, शारीरिक प्रक्रियाओं को दर्शा रहा है। तो दो टाइप के हमारे जीन्स होंगे, जीनोटाइप और फेनोटाइप। आई बात समझ में? क्रोमोसोम्स कितने थे टोटल, 46, और पेयर्स में कितने थे, 23, यहां तक। और ये जो आपका पूरा जायगोट है, जहां से बेबी बॉर्न करता है, मतलब बेबी का डेवलपमेंट होता है, तो ये पूरा है जायगोट। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन अब आपके बहुत अच्छे से बन जाएंगे, क्योंकि हमने कोर कंसेप्ट जो है वो पढ़ लिया। चलिए, ये कुछ डायग्राम है जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया, ठीक है, पेरेंट्स में, ठीक है। ये XX, ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। तो XX होगा, मान लीजिए ये मेल, ये फीमेल। तो अगर XX होता है, मान लीजिए XX हो गया, तो दोनों ही कौन होंगे, फीमेल, ठीक है। और अगर XY हो गया, ठीक है, XY
ऐड हुआ तो ये मेल होगा, ये भी क्या होगा, मेल। आई बात समझ में। XY कंसिडर होता है मेल के और XX क्रोमोसोम्स फीमेल के लिए। चले आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आइडेंटिकल एंड फ्रेंटरनल ट्विंस के लिए। अब ये ट्विंस तो देखते हो ना कि बोल देते हैं ना कि ये दो घर में एक जैसे बच्चे पैदा हुए हैं, सेम टाइम पर, सेम दिखने वाले, उनके कान, हाथ, नाक सब कुछ सेम। तो ऐसे बच्चों को जो एक जैसी अपीयरेंस रखते हैं, एक जैसा मतलब काम भी एक जैसा ही लगभग करते हैं, और वो दिखने में उनके बाल, उनकी फिजिकल चीजें, ठीक है, उनका मतलब कोई एक्टिविटी करना, तो ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिकल ट्विंस। अब फ्रैटर्नल में क्या होगा, फ्रैटर्नल ट्विंस में मतलब कि होंगे वो भी ट्विंस, लेकिन फ्रैटर्नल में ना जेंडर चेंज हो जाएगा। आइडेंटिकल में जेंडर चेंज नहीं होगा। मतलब आइडेंटिकल में क्या होगा, अगर दो लड़कियां हैं ट्विंस, तो मतलब दो लड़कियां ही होंगी या दो बॉय एक जैसे होंगे, तो ये होते हैं आइडेंटिकल, जेंडर चेंज नहीं होता। मतलब एक जायगोट से, जब एक जायगोट से सेम जेंडर के बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है। पैटर्नल ट्विंस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक ही जायगोट से दो बच्चे जन्म लेंगे जो क्या करेंगे, अलग अलग क्या मतलब होंगे एक जैसे ही, लेकिन उनका जेंडर होगा चेंज। आगे देखते हैं कैसे। जैसे आइडेंटिकल में आपने क्या देखा है, ये दो बच्चे आपको सेम दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी मूवीज बनी है उसमें सेम बच्चे आप देखते हो ना, सेम लोग होते हैं सेम शक्ल के, तो ये दो बच्चे सेम है, सेम हाइट है, सेम इनकी जो जेस्चर्स हैं इनके देखो सब कुछ सेम है। तो ऐसे बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप फ्रॉम वन ओवम, ये वन जायगोट से जन्म लेते हैं, एंड दीज ट्विंस रिजेंबल ईच अदर एंड आर ऑलवेज सेम सेक्स, सेम जेंडर से, while the fraternal twins mostly just brothers and sister। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होगा, आइडेंटिकल ट्विंस में या तो बॉय बॉय होगा या फिर गर्ल गर्ल होगी, या बॉय के साथ गर्ल या गर्ल के साथ बॉय नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सेम जेंडर रहेगा, दोनों बच्चों का क्या रहेगा, सेम जेंडर। और इसमें जायगोट क्या होगा, एक ही जायगोट होगा जिससे सेम जेंडर के जो है बच्चे बॉर्न करेंगे। आई बात समझ में। इन बच्चों को, इन ट्विंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ट्विंस को हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। नेक्स्ट पढ़िए देखिए। अब फ्रैटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, फ्रैटर्नल ट्विंस अलग अलग होते हैं, मतलब कि हो सकता है कि वो दिखने में एक जैसे हो, काम करने में एक जैसे हो, लेकिन उनका जेंडर क्या होता है, चेंज। जैसे देखिए, ये आप फ्रैटर्नल ट्विंस देखिए, ये भाई है, ये बहन है, और दोनों ऑलमोस्ट शक्ल देखिए सेम है, सब कुछ सेम है, बाल वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ जेंडर का। तो जेंडर में क्या रहते हैं, चेंज। ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, फ्रैटर्नल ट्विंस। ठीक है। दे अराइज फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ टू सेपरेट ओवा, यानी कि दो जायगोट से ये जन्म लेते हैं, ठीक है, दो ओवम से। तो ऐसे बच्चों को बोलते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। जेंडर का रोल ना बहुत अच्छे से आप मतलब सीख लो, क्योंकि इसी में ही जो है किसी ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत कंफ्यूज किया जाता है। तो जेंडर अलग अलग कहाँ रहेंगे, फ्रैटर्नल में, जेंडर सेम कहाँ रहेंगे, आइडेंटिकल में। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एनवायरनमेंट। अभी तक हमने किस पर काम किया है, हेरिडिटी पर, यानी कि अनुवांशिकता पर। ये तो हमने देख लिया कि ठीक है, अनुवांशिकता का हमारे विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है, काफी हद तक पड़ता है, लेकिन जितना अनुवांशिकता का पड़ता है उतना ही किसका पड़ेगा, एनवायरनमेंट का। आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर्ली किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति का आपके सामने दिख रहा है, उसकी पर्सनालिटी सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से या सिर्फ अनुवांशिकता से डिसाइड हुई है, उसको जो है दोनों ने। इसीलिए तो बार बार मैं कहती हूं कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो किसका गुणनफल है या किसका प्रोडक्ट है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का। ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का। चलिए अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है और क्या। देखो बचपन से वैसे आप पढ़ते आ रहे हो कि इन्वायरमेंट, आपने छोटी क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा कि वातावरण हमारे चारों ओर का एरिया है। तो अब इस चीज को ना भूल जाओ, चारों ओर के एरिया से आगे जाना है अब हमें। ठीक है, जैसे कि द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स, यानी कि किसी भी आदमी को, किसी भी पर्सन को उसके जीन्स के अलावा क्या, जितनी भी चीजें अफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी, वो सब क्या है, उसका एनवायरनमेंट है। यानी कि उसके अनुवांशिक गुणों को अगर छोड़ दिया जाए, जीन्स को छोड़ दिया जाए, तो जितनी भी आसपास की चीजें किसी इंसान को प्रभावित करती है, वो सब किस में आती है, एनवायरनमेंट के अंदर आती है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इन्वायरमेंट के बारे में कुछ चीजें। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग। ये मैंने आपको बता दिया है कि इन्वायरमेंट में जितना भी, ठीक है, एक पर्सन के आसपास कैसा भी माहौल हो, जिस भी हो देश में, स्टेट में, घर में, परिवार में, जहां वो जाता है पूरे दिन, वो सब क्या है, उसका क्या है, इन्वायरमेंट। और इस तरीके से पर्सन पूरी तरह से प्रभावित होता है अपने माहौल से। बाकी these factors influence the development of an individual। ये मैंने काफी बार बताया है कि किसी भी व्यक्ति के विकास को बहुत, मैं कहती हूँ 50% से भी ज्यादा जो है क्या प्रभावित करता है, इन्वायरमेंट, यानी वातावरण बहुत हद तक किसी इंसान की पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। आई बात समझ में? चलिए ये नोट करते चलिएगा। अगर आपको लगे कि बहुत तेज है सब कुछ, तो आप वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं। आई बात समझ में? नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, सब कुछ प्रॉपर नोट्स, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए, अभी तक हमने बात की किसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है, हेरिडिटी के बारे में। अब जो फैक्टर आता है नेचर और नर्चर, यानी कि अब बात ये आती है कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, उस पर प्रभाव किसका ज्यादा है, नेचर का मतलब प्रकृति का, या नर्चर पोर्शन का। अब यहाँ पे ना प्रकृति, कौन सी प्रकृति, ये बाहर वाली प्रकृति की बात नहीं हो रही है, ये नेचर वाला नेचर नहीं लिखा है ये अभी, क्योंकि आप ना सीडीपी पढ़ रहे हो। अगर आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तब हम बाहर वाली नेचर की बात करेंगे, फूल, पहाड़, पत्ते, ये सब। अभी हम बात कर रहे हैं नेचर, यानी कि किसी का नेचर, किसी का एटीट्यूड, किसी की प्रकृति, किसी का व्यवहार, समझ रहे हो? तो ये जो नेचर है ये कैसे आता है इंसान के अंदर, किसी मतलब इंसान का जो नेचर है वो बेसिकली ना जीन्स से डिसाइड होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि किसी का नेचर, आपने देखा होगा कि इंसान ना बहुत खुद को बदलने की कोशिश कर ले, काफी हद तक वो बदल भी जाता है, या हो सकता है कि उसका बिहेवियर जो है वो थोड़ा खराब है तो किसी को अच्छा ना लगे, वो कोशिश कर ले, लेकिन ना उसकी बेसिक चीज है, उसका जो बेसिक गुण है, जो उसके जीन्स से मिला है, जो उसको मिला है अपने फैमिली से, अपने जनरेशन से। मान लीजिए किसी के अंदर लड़ने का गुण है बचपन से ही, है ना, किसी के अंदर गुस्सा करने का गुण है, तो ये जो जीन्स से हमारे पास ट्रांसफर होके आती है ना, इसको बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रकृति, नेचर बहुत हद तक स्टैटिक रहती है, स्थिर रहती है। हम उसको कुछ परसेंट तो बदल सकते हैं, पर उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। इंसान का नेचर उसके साथ हमेशा रहता है। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, ये जो जीन्स से ट्रांसफर होता है नेचर, जिसे हम हेरिडिटी के थ्रू बोलते हैं, हेरिडिटी, तो हेरिडिटी हमेशा क्या है, हेरिडिटी क्या रहती है, हमेशा स्थिर रहती है। कैसी रहती है? स्थिर, यानी कि ये स्टैटिक है। जो भी जीन्स हमारे अंदर ट्रांसफर होके आते हैं अपनी पीढ़ी से, दैट विल ऑलवेज रिमेन स्टैटिक, स्थिर। कुछ हद तक चेंज हो सकता है हमारे, मतलब अगर हम चाहे तो, लेकिन अक्सर हम ना भी चाहे तो वो वैसे ही रहते हैं। दूसरा है नर्चर। नर्चर का मतलब क्या है? पोषण। देखो, ठीक है, एक बच्चा, एक इंसान ने अपने अंदर मतलब जो जीन्स लेके वो बॉर्न हुआ है, वो एक अलग बात है, पर आप उसको माहौल कैसा दे रहे हो, इसका बहुत बड़ा असर है। कैसे? मतलब आप उसका पोषण कैसा कर रहे हो। अभी जेबी वॉटसन की बात मैंने आपको बताई, जेबी वॉटसन ना, अच्छा जेबी वॉटसन से रिलेटेड एक और चीज, ये ना बिहेवियरिज्म, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, बिहेवियरिज्म, यानी जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, मैंने आपको बता दिया, व्यवहारवाद का जनक भी उन्हें कहा जाता है। चलिए, तो जेबी वॉटसन ने कहा था ना कि एक न्यूबॉर्न बेबी दे दो किसी भी फैमिली का, कि कैसे भी जीन्स का, मैं उसको इन्वायरमेंट अच्छा दूंगा और मैं जैसा बनाना चाहूंगा मैं बना सकता हूं। आई बात समझ में? तो इन्वायरमेंट का बहुत हद तक रोल रहता है। मान लीजिए किसी फैमिली में एक ऐसा बच्चा हुआ है जिसकी पोटेंशियल तो बहुत है, उसमें दिमाग बहुत अच्छा है, फिजिकल अपीयरेंस उसका बहुत अच्छा है, लेकिन इन्वायरमेंट उसको बहुत गंदा मिला हुआ है। मान लीजिए झोपड़ी में रहता है या किसी गलत ऐसे माहौल में वो बड़ा हो रहा है, पल रहा है, तो उसी माहौल का उस पर, उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा, उसके फिजिकल अपीयरेंस पर प्रभाव पड़ेगा, और पॉसिबिलिटी यही रहेगा कि वो बहुत हद तक उसी माहौल को एक्सेप्ट करता है और वैसा ही बनना चाहता है। तो इन्वायरमेंट क्या है, बहुत हद तक रोल प्ले करता है किसको डिसाइड करने में, किसी इंसान की डेवलपमेंट और उसकी पर्सनैलिटी को। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज
कि सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिकैप ले लेते हैं। हमने पढ़ा है क्या, अनुवांशिकता के बारे में, ठीक है, यानी कि हेरिडिटी के बारे में। हमने पढ़ा है एनवायरनमेंट के बारे में कि कैसे जो है वातावरण भी प्रभाव डालता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि दोनों का गुणनफल कैसा हो सकता है, कैसे जीन्स और मतलब पोषण और प्रकृति दोनों आपस में कैसे इंटर रिलेट करती है, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि इनका ना रोल क्या है, महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो वो ना एग्जाम में कैसे पूछते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा जो है सिग्निफिकेंस है, या फिर पूछ लेते हैं नहीं है। तो ये जो हाँ और नहीं वाला, और एक और बात जो बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आप ना क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, वो ना पूछता है आप हाँ में कराते हैं, ठीक है। तो ना पर आजकल जो क्वेश्चन है वो नहीं वाले ज्यादा जो है एक ट्रेंड बन चुका है, तो उसको आप फोकस करना। चलिए, हेरिडिटी इज डिफाइंड, ठीक है, ये डिफाइंड है। हेरिडिटी इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड फैक्टर्स। देखो हेरिडिटी में क्या बताया था मैंने कि हेरिडिटी में क्या रहेगा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। और वापस से वही बात मैं कह रही हूँ, बायोलॉजिकल का मतलब जो जीन्स से गुण कह लो आप या फिजिकल चीजें कह लो, वो सब जीन्स से हमारे ट्रांसफर होकर आगे वाली पीढ़ी में जाता है, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रेट्स। सॉरी। अब इन्वायरमेंट क्या करता है, इन्वायरमेंट इज द टोटलिटी दैट सर्व टू स्टिमुलेट बिहेवियर। इन्वायरमेंट हमारे बिहेवियर पर प्रभाव डालता है, यानी कि कोई पर्सन का जब सामने वाले पर्सन से बात करते हो, उसका बिहेवियर देखते हो, तो ये सब बिहेवियर कैसे आते हैं, बहुत हद तक माहौल की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्यवहार पर प्रभाव सबसे ज्यादा किसका है, तो व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है वातावरण का, ठीक है। बिहेवियर को कौन स्टिमुलेट करता है, इन्वायरमेंट। इस चीज का बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें होती है जो क्या करती है, जो आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। तो हेरिडिटी किससे रिलेटेड, बायोलॉजिकल चीजों से, और एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड हो गया, बिहेवियर से। चलिए, उसके बाद है आप बिहेवियर में चेंज कर सकते हो, बिहेवियर अच्छा कर सकते हो, बुरा कर सकते हो अपने माहौल के अकॉर्डिंग, ये सब आपके ऊपर है। अब वुडवर्थ क्या कहते हैं, वुडवर्थ कहते हैं कि बोथ आर इक्वली इसेंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अगर किसी बच्चे का विकास करना है तो दोनों के लिए, मतलब विकास के लिए दोनों चीजें चाहिए, और वो भी इक्वली 50-50 तो चाहिए। कौन सी दो चीजें, दो कारक कौन से रहेंगे, एक तो उसके बायोलॉजिकल जीन्स रहेंगे यानी अनुवांशिकता हेरिडिटी, और दूसरा क्या रहेगा उसका इन्वायरमेंट यानी वातावरण, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें जो है कंसेप्ट को करना है डील। वुडवर्थ ने क्या कहा था, इनके ना बहुत मतलब छोटे छोटे फॉर्म में नोट्स बनाया करो। ऑल्दो देखो आप सबने काफी किताब पढ़ी होंगी, बहुत सारी बुक्स में आपको समझ नहीं आया कि पॉइंट्स कैसे बनाए, तो इस तरीके से आपको ना छोटे छोटे कंसाइज से पॉइंट्स बनाने हैं ताकि रिवीजन के टाइम में दिक्कत ना आए। और कोशिश करिए जब आप पॉइंट लिखते हैं तो उसको हाईलाइट कर दिया कीजिए, जैसे वुडवर्थ को आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं अपने पॉइंट में। बाकी सबकी देखो अपने अपने पॉइंट्स बनाने के तरीके होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब ये क्या है, इसे ना हम बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं लॉज ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, लॉज ऑफ हेरिडिटी या अनुवांशिकता के नियम। देखो अनुवांशिकता के नियम ये क्या कहता है, मतलब कुछ नियम होते हैं अनुवांशिकता के भी, यानी कि देखो जीन्स जो होती है ना, आपने कभी सुना है कि किसी फैमिली में, मतलब आपके दादाजी के भी, दादाजी के टाइम पे कोई बीमारी रही थी और फिर आपके दादाजी को नहीं हुई, फिर वो पापा को हो गई, फिर आप में नहीं हुई लेकिन आपके बच्चों को हो गई। तो ऐसा क्या मतलब, ये क्या होता है, ये जीन्स का ट्रांसफर भी ना अलग अलग तरीकों से होता है, कुछ नियम होते हैं जीन्स ट्रांसफर होने के भी, ठीक है। ये छोटी छोटी बारीक बातें हैं, ये आपको हर जगह से नहीं पता लगेगी, तो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ अभी। देखो पहला जो लॉ होता है, पहला जो नियम होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। सेग्रीगेशन को ना पृथक्कीकरण भी ऐसे बोलते हैं, पृथक्कीकरण मतलब अलगाव, और डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि डोमिनेट कर जाना है ना, किसी चीज पर प्रभावी हो जाना। तो ध्यान से सुनना, एक नियम हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में ना बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कैसे, इफ द ट्रेट्स ऑफ वन जीन्स आर नॉट मैनिफेस्ट इन वन जनरेशन, मतलब ये जो नियम है वो क्या कह रहा है कि अगर किसी जीन का प्रभाव किसी एक जनरेशन पर नहीं पड़ा है, मान लीजिए नहीं पड़ा है, इट डज नॉट मीन कि दे डाई,
मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए दादाजी कोई बीमारी थी दादाजी को, या उनकी पूरे खानदान में थी, और उनके बाद जो नेक्स्ट पीढ़ी आई उसमें वो बीमारी नहीं हुई, मान लीजिए नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी, थर्ड वाली जनरेशन, उसमें वो बीमारी क्या हो जाती है, ट्रांसफर। मतलब एक जनरेशन में ये जो जीन्स होते हैं ये इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव समझते हो, डोरमेंट मतलब कि जैसे ज्वालामुखी होता है ना, वॉल्केनो, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि कुछ वॉल्केनोस तो थोड़े थोड़े टाइम में क्या है, इवॉल्व होते हैं, मतलब उनमें से लावा निकलता है, और कुछ वॉल्केनो बेचारे पड़े हुए हैं 100 सालों से, 200 सालों से, उनमें से कुछ नहीं, वो सूखे वॉल्केनो है, बच्चे खेलते हैं वहां पे आसपास। तो कहने का क्या मतलब है कि कुछ चीजें, कुछ जीन्स ऐसी होती है जो एक जनरेशन पे क्या है, काम नहीं करती, लेकिन वो दूसरी जनरेशन पर पूरी तरीके से क्या हो जाती है, हावी हो जाती है। आई बात समझ में? तो ये लॉ हमसे कहता है द मे बिकेम दे, ये द नहीं है, दे बिकेम डोमिनेंट इन फ्यूचर जनरेशन। मैंने क्या कहा कि जरूरी नहीं है कि फ्यूचर जनरेशन पर हावी ना हो, एक गुण जो पहले था पूर्वजों पर, वो गुण आगे आने वाली जनरेशन पर डोमिनेंट हो सकता है, डोमिनेंस दिखा सकता है, प्रभावी हो सकता है। आई बात समझ में? इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। दूसरा लॉ आपसे क्या कहता है, दूसरा लॉ, द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है, ध्यान से समझना पहले इसको। देखो ये कहता है, इट लॉ एक्सप्लेन दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन जेनेटिक ट्रेट डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर। मतलब कोई भी एक गुण जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब एक गुण जो पूर्वज से आया है, ठीक है, अपने आगे की जनरेशन में जितनी भी पीढ़ी रही है उसमें से आया है आगे की जनरेशन में, वो गुण दूसरे गुण को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए किसी फैमिली में आपने देखा कि हम हाइट वाला एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किसी फैमिली में सबकी हाइट लंबी है ना, तो ठीक है, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनकी भी सबकी हाइट लंबी हो रही है, एक गुण हमारा प्रूव हो गया। लेकिन उस फैमिली में सारे लोग मोटे थे, या फिर सबकी आंखों का कलर ब्लू था, वो अगली फैमिली में नहीं हुआ, या एक फैमिली के 3 मेंबर्स में तो 4 मेंबर्स है और 4 में से 3 की आंखों का कलर ब्लू है, चौथे का नहीं है। मतलब देखो ध्यान से, मान लीजिए 4 मेंबर हैं, ठीक है, ये 4 मेंबर है। इस थोड़ा देखो लॉज को ना अच्छे से समझा करो, प्रैक्टिकली ये कुछ नहीं है, ये समझने वाली चीज है। 4 लोग हैं, 4 लोगों की हाइट सेम है, मतलब लंबी है हाइट, ठीक है, लेंथ अच्छी है इनकी हाइट की, तो ठीक है, ये गुण कहां से आया है, ये गुण इनकी पीढ़ी से मिला है, मतलब इनके जो पिताजी या दादाजी थे उन सबकी हाइट क्या थी, लंबी थी। लेकिन मान लीजिए जो इनकी पीढ़ी से ये गुण मिला है, एक और गुण मिला है कि सबकी आंखों का कलर जो है वो ब्लू है, ठीक है, यह सबके बालों का कलर कैसा है, ब्राउन कह सकते हो, ब्राउन है, चलो बालों का कलर ले लेते हैं, ब्राउन है। तो 3 का तो निकल गया ब्राउन, ठीक है, इसका भी ब्राउन है, इसका भी और इसका भी। लेकिन 4th जो पर्सन है, 4th मेंबर, इसके बालों का कलर ब्राउन नहीं है। तो क्या समझ में आया कि एक जो जीन्स जो आया था हाइट के लिए, मतलब हाइट जो लंबी करने वाला जीन्स था, उसने किस पर अफेक्ट नहीं डाला, किस पर प्रभाव नहीं डाला, बालों के कलर वाले जीन्स पर। समझ गए? तो एक गुण दूसरे गुण पर प्रभाव डालता है या नहीं, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो पूरा प्रभाव डाले। तो इस नियम को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी कि बहुत सारे गुण में कोई एक गुण ट्रांसफर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, या दोनों गुण ट्रांसफर हो जाए, तो सब अपने इंडिपेंडेंटली जो है होते हैं। बोलते हैं ना कि इसके जैसे कई बार एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब ऐसे बोलचाल में बोल देते हैं कि इसकी मम्मी या इसके पापा के अंदर तो ये गुण नहीं था, इसमें कहां से आया, ठीक है, जबकि हाइट तो दोनों की सेम है। तो ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मतलब एक गुण जो है वो आराम से इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता के साथ ट्रांसफर हो सकता है। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या कुछ भी हो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कोई भी अगर आपको पार्ट में प्रॉब्लम आए। चलिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, यानी कि हम अपनी, देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आप सीडीपी पढ़ क्यों रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, आपको एग्जाम देना है, मतलब मोस्टली तो यही पर्पज से पढ़ रहे हैं, बाकी अगर कोई और पर्पज से पढ़ रहे हो तो बताना। तो आपको एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम हो, सीटेट हो, केवी हो, डीएसएसपी हो, या जिसमें भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, अभी रेलवे की वैकेंसी में जो है इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो टीचिंग एग्जाम में मतलब अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप सीडीपी पढ़ रहे हो। लेकिन एक और चीज,
एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए भी आप सीडीपी पढ़ रहे हो। मतलब सीडीपी, देखो सीडीपी ना चाइल्ड डेवलपमेंट कहने को एक सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें बच्चे की बात हो रही है, इसमें पूरे इंसान के मनोविज्ञान की, एक इंसान के विकास की, उसकी समझने सोचने की शक्ति, वो पूरे लाइफ टाइम में क्या करता है, किन किन स्टेज से गुजरता है, उसकी मनोवैज्ञानिक दशा यानी साइकोलॉजी कैसी हो जाती है। तो इस सब्जेक्ट में ना हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़कर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो रहा है इस टाइम पे। इस सब्जेक्ट को पढ़ के क्या हो रहा है, आप बहुत कुछ अच्छी चीजें सीख रहे हो और नॉलेज सीख रहे हो, ठीक है। तो एजुकेशन जब आप बच्चे को पढ़ाओगे, आप किसी भी उम्र के बच्चे को पढ़ाओ, तो आप जब उसको एजुकेशन देंगे तो उसमें कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीकेशन उसके अंदर कैसे करोगे, मतलब अपने शिक्षा में आप कैसे इन चीजों को, हेरिडिटी, अनुवांशिकता क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या मतलब है हेरिडिटी और अनुवांशिकता से, ठीक है। तो क्यों पढ़ रहे हैं हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इस चैप्टर को पढ़ के हमें समझ में आए कि जब हमारे पास जो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, उनके अंदर हम देख सके कि इस बच्चे को जो है इस तरीके की एजुकेशन की नीड है, तो सबको अलग अलग और उनके अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाए और पढ़ाया जाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, द नॉलेज ऑफ बोथ द फैक्टर्स विल हेल्प द टीचर इन फाइंडिंग आउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग हिज स्टूडेंट्स। मतलब जब किसी भी टीचर को ये पता होगा किसके बारे में, बच्चे की अनुवांशिकता, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, तो दैट टीचर कैन इजीली डील विद दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। उस बच्चे के साथ वो टीचर उसी अकॉर्डिंग बिहेव करेगा और उसकी मानसिकता, उसके सोचने समझने की शक्ति को देखते हुए उसे पढ़ाने की कोशिश करेगा और उसका विकास करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए जो है हमें समझना जरूरी है क्या, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट, hence teacher must provide a congenial atmosphere for the students and treat them equally। इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए, उसी प्रकार का उसको एटमोस्फेयर देना चाहिए और उन्हें ट्रीट भी उसी अकॉर्डिंगली करना चाहिए। द टीचर मस्ट मोटिवेट देम टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट। अच्छा, जो बच्चे जो कुछ होते हैं ना कि थोड़े अकड़ू से, जो नहीं, या फिर जो ऐसे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो स्कूल के माहौल में नहीं ढल पाते, तो टीचर को फिर उसके अकॉर्डिंगली, उसके घर परिवार को देखते हुए क्या करना चाहिए, उसके साथ वैसे ही ट्रीटमेंट और उसका एडजस्टमेंट करना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये थे कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशन के बारे में, हम कैसे एजुकेशन में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि हर चैप्टर के साथ आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, जिससे आपको पता लगे कि आप चैप्टर जो पढ़ रहे हो वो सिर्फ एक तोते की तरह पढ़ ही रहे हो या आपको कुछ समझ भी आ रहा है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 1, 22 pairs of chromosomes are the same in male and female. They are known as। देखो 22 pairs का मतलब क्या है, देखो हमने कितने पेयर्स पढ़े थे अभी, 23 पेयर्स, याद आया कुछ? 23 पेयर्स पढ़े थे, इसमें से ना जो 22 पेयर्स होते हैं, यानी जो 22 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो ना, उनको हम ना ऑटोसोम्स करके बोलते हैं। क्यों? ध्यान से सुनो, क्योंकि जो 23वां पेयर है, 23rd जो पेयर होता है, ये क्या करता है, ये क्रोमोसोम का जो पेयर है वो जेंडर डिसाइड करने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। यानी कि फीमेल बेबी होगी या मेल बेबी, उसको डिसाइड करने का मेन काम किसका है, 23rd पेयर का। आई बात समझ में? तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ऑटोसोम्स, यानी 22 जोड़ों को हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोम्स, और 23rd को हम जेंडर डिसाइडिंग फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट हो। कई बार मल्टीपल टाइम हम पढ़ चुके हैं, डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है, डेवलपमेंट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही कर लेना, ये किसका प्रोडक्ट है, ठीक है, हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का। बाकी सारी चीजें आप देखते रहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ह्यूमंस हैव डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है कितने, देखो यहाँ पर ना पेयर्स पूछा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पेयर्स की जगह समझते हैं कि टोटल पूछा है, टोटल नहीं पूछा है, यहाँ पर ना जोड़े पूछे हैं। तो जोड़े कितने थे, 23 जोड़े बताए मैंने आपको, 23 पेयर्स। और अगर आपसे पूछा कि ह्यूमन हैव टोटल क्रोमोसोम्स, तो टोटल पूछता तब आपको आंसर क्या करना था, 46, लेकिन ये क्या है, 23 पेयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू बॉर्न बेबी, इसको सही कर लेते हैं। न्यू बॉर्न बेबी विल बी अ गर्ल। देखो अभी बताया था मैंने, एक गर्ल
ठीक है, एक गर्ल होने के क्रोमोसोम्स का मतलब फैक्टर क्या है, तो गर्ल के लिए हमेशा XX रहेगा, तो ढूंढिए ये है XX, यानी जब XX क्रोमोसोम्स होंगे तभी क्या चाइल्ड होगी, फीमेल चाइल्ड। ठीक है, XY कुछ नहीं होता, ये तो बिल्कुल ही गलत है, YY होता है बॉय। ठीक है, और ये नहीं, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ट्रेड्स ऑफ वन जीन दैट आर नॉन इफेक्टिव इन वन जनरेशन में अपीयर इन द नेक्स्ट, यानी कि कोई ऐसे जीन्स जो प्रीवियस मान लीजिए एक पीढ़ी थी, ये पीढ़ी नंबर ए मतलब पीढ़ी ए, तो ए में वो जीन्स थी, बी में वो ट्रांसफर नहीं हुई अगली पीढ़ी में, और तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन सी में ट्रांसफर हो गई। तो इस नियम को हम क्या बोलेंगे, इस नियम को हमने क्या बोला था, सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस, यानी कि हो सकता है कि वो पृथक हो जाए, सेग्रीगेट हो जाए अगले वाले पीढ़ी में, बट दादाजी क्या हो सकता है पोते में गुण आ जाए, पिताजी में गुण ना हो। ठीक है, तो ये वाला नियम हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इंडिपेंडेंट असर्टेन ये दूसरा वाला था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया है, एक एक जो पॉइंट हो सकते थे जहां से इस टॉपिक में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पार्ट्स हमने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए हैं। लास्ट में जब सीडीपी की पूरी सीरीज हो जाएगी, मैं अच्छे से आपको क्वेश्चंस बहुत बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेल कराऊंगी, और फिर उसको करके यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। आप बहुत अच्छे से मतलब क्रैक कर लोगे, इतना तो विश्वास है। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे मिलेंगे अगली वीडियो में एंथुजियाज्म के साथ। बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपका कोई एग्जाम है देते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।